हेलो एवरीवन, मैं आरती। वेलकम टू बायोलॉजी डायरीज। आज हम डिस्कस करेंगे होम्योस्टेसिस के बारे में। चलिए फिर शुरू करते हैं। होम्योस्टेसिस टर्म वाज कॉइन्ड बाय अ फिजियोलॉजिस्ट नेम वॉल्टर कैनॉन. If we divide this term into two parts, homeo and stasis. Homeo का मतलब होता है constant और we can say same, and stasis means state और वी कैन से कंडीशन. ये ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर हमारा इंटरनल बॉडी टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहता है, यानी कि सेम रहता है. ये हमारी बॉडी की एबिलिटी है कि वो इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट मेंटेन करके रखते हैं. वेदर द एनवायरनमेंट इज टू हॉट और टू कोल्ड, दे मेंटेन द कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट. एंड बॉडी टेम्परेचर होता है नॉर्मली इट इज 37 डिग्री सेल्सियस. So we can conclude that homeostasis is the condition, or we can say it is a state of internal equilibrium. And equilibrium का मतलब होता है balance. Internal environment का balance होना is the homeostasis, or we can say it is the state of constant internal environment. Got it. Now, अब इंटरनल एनवायरनमेंट होता है क्या है? हमारी बॉडी के अंदर दो टाइप्स के फ्लूइड फ्लो करते हैं, इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड एंड एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड. इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड सेल्स के अंदर फ्लो करता है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड सेल्स के बाहर फ्लो करता है. सो इंटरनल एनवायरनमेंट इज द कंसिस्ट ऑफ एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड. Extracellular fluid further consists of two parts, interstitial fluid and plasma we can say, or blood. Alright, interstitial fluid जो है ये वो fluid है which flows between the intracellular fluids. एक सेल के सर्वाइवल के लिए न्यूट्रिएंट्स, आयंस और बहुत सारे सब्सटेंसेस के रिक्वायरमेंट होती है, एंड ऑल दैट आर गिवन बाय आवर इंटरनल एनवायरनमेंट, सो दैट सेल्स की प्रॉपर ग्रोथ हो एंड मेटाबॉलिज्म होते रहे और सेल्स के सारे ऑर्गन्स एंड टिश्यूज एंड ऑर्गन सिस्टम्स प्रॉपरली फंक्शन करते रहे. गॉट इट. नाउ देयर इज अ टर्म कॉल्ड एज द फिजियोलॉजिकल लिमिट. फिजियोलॉजिकल लिमिट ये वो लिमिट है जिसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी फंक्शन करती है. अगर इफ द इंटरनल एनवायरनमेंट डेविएट्स, अगर हमारे बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट डेविएट कर जाए इस फिजियोलॉजिकल लिमिट से, देन आवर बॉडी विल सफर सम काइंड ऑफ माल फंक्शन, जिसकी वजह से सेल्स भी अच्छे से वर्क नहीं कर पाएंगे. सो बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट कांस्टेंट रहना बहुत ही नेसेसरी है. सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का अल्टीमेट एम यही है कि नॉर्मल हेल्दी लाइफ जीना बाय मेंटेनिंग द इंटरनल एनवायरनमेंट within the set limits. अगर बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट फिजियोलॉजिकल लिमिट के अंदर रहेगा तो सेल्स जो है प्रॉपरली फंक्शन कर पाएंगे और बॉडी के अंदर कोई भी माल फंक्शनिंग नहीं होगी. सो इंटरनल एनवायरनमेंट कांस्टेंट रहना बहुत ही नेसेसरी है. सो अलग अलग सिस्टम्स का क्या रोल रहता है बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करने के लिए, लेट्स सी दैट. नाउ सो इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होता है? इट इज द एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड. सो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड की पीएच को मेंटेन करना बहुत ही जरूरी है, एंड दैट इट्स पीएच इज द 7.4 क्रिटिकल पीएच, जहां पे सेल्स जो है प्रॉपरली फंक्शन कर पाते हैं. इट इज 7.4. अगर ये पीएच ऑल्टर हो जाए तो टिश्यूज जो है वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे और सेल्स अपना फंक्शन नहीं कर पाएंगे. सो अगर पीएच के अंदर डिक्रीज आ जाता है, then it will lead to acidosis. If the pH increases, then it will lead to alkalosis, जो फर्दर अफेक्ट करेंगे हमारे टिश्यूज के फंक्शन को. ईसीएफ की पीएच को मेंटेन करने के लिए
हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्लड और किडनी हेल्प करते हैं। नाउ कम टू ब्लड ग्लूकोज लेवल। हमारी बॉडी के अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल भी मेंटेन होना बहुत ही जरूरी है। Pancreas is a gland in our body which secrete insulin and glucagon in response to maintain the blood glucose level. जब हमारी बॉडी के अंदर शुगर लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है, then our body release insulin. If the blood sugar level is low, then our body release glucagon. Alright, this is how it maintain the homeostasis. नेक्स्ट कॉम्पोनेंट इज इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। हमारा बॉडी टेम्परेचर क्या है? इट इज 37 डिग्री सेल्सियस। अगर हमारे इंटरनल बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज हो जाए, देन इट विल ऑल्टर द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द सेल्स। सेल्स की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज पे इफेक्ट होगा। तो इस चीज को मेंटेन करने के लिए हमारी स्किन, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, नर्वस सिस्टम आर इन्वॉल्व, सो दैट हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है नॉर्मल लिमिट्स के अंदर रहे। फॉर एग्जाम्पल लाइक हमारे स्किन जो है, स्वेट ग्लैंड्स जो है स्किन के अंदर जो है उस स्वेट रिलीज करते हैं बॉडी का इंटरनल बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट इज द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द सेल्स। एक एडिक्वेट सप्लाई न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन की सप्लाई होना बहुत ही जरूरी है, सो दैट प्रॉपरली सेल्स की ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म होता रहे, क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों से सेल्स को एनर्जी मिलती है, सो दैट वो बाकी सारी सेल्स की बॉडी की एक्टिविटीज को परफॉर्म कर पाए, जिसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम मेजर रोल प्ले करते हैं न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई करने में। नेक्स्ट इज द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हमारी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल होना भी बहुत ही जरूरी है, एंड दिस इज डन बाय आवर respiratory system, which supply the oxygen and remove the carbon dioxide. Alright, next is the waste products. Now हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स रिलीज होते हैं. Those waste products are excreted by our excretory organs. That is our kidney. Kidney excrete out our waste products. नेक्स्ट इज हॉर्मोन्स. हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे हॉर्मोन्स एसेंशियल है जो हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स और अदर सब्सटेंसेस के मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करते हैं. हॉर्मोन्स का सिंथेसिस और रिलीज होता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा. एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है हॉर्मोन्स का सिंथेसाइज एंड रिलीज करते हैं. हॉर्मोन्स का एक प्रॉपर लेवल में, अप्रोप्रिएट लेवल में सिंथेसिस होना भी बहुत ही जरूरी है. अगर हॉर्मोन्स का लेवल जो है ऊपर नीचे हो जाएगा तो कुछ एबनॉर्मल साइंस एंड सिम्टम्स दिखेंगे बॉडी के अंदर. नेक्स्ट कंपोनेंट इज वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस. सो वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी मेंटेन होना बहुत ही जरूरी है. अगर ये मेंटेन नहीं होगा तो बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन हो सकता है. तो इंटरनल बॉडी के अंदर जो वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस है वो भी ऑप्टिमल होना बहुत ही जरूरी है, जिससे हमें वाटर टॉक्सिसिटी की प्रॉब्लम नहीं हो सकती. ऑस्मोलैरिटी मेंटेन रहेगी बॉडी की. सो इसके अंदर किडनी, स्किन, स्लाइवरी ग्लैंड्स और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इन सब चीजों का मेंटेन करता है. नेक्स्ट इज ब्लड. नाउ ब्लड जो है मेजर पार्ट है हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट का. सो उसको भी नॉर्मल होना बहुत ही जरूरी है. सो ब्लड के कॉम्पोजिशन में रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, इन सब का नंबर भी एडुकेट होना चाहिए. इट्स कंपोजिशन शुड बी नॉर्मल, तभी न्यूट्रिएंट्स एंड सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट प्रॉपरली हो पाएगा. नेक्स्ट इज द
सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे बॉडी के इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के इंक्लूड्स द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, जो कि होम्योस्टेसिस को मेंटेन करते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर सेंसरी सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि डिटेक्ट करते हैं हमारी बॉडी की स्टेट को, whether the body is functioning properly or not। अगर बॉडी के अंदर कुछ ऑल्ट्रेशन आती है तो वो उसको रिकॉग्नाइज करते हैं और ब्रेन को कमांड भेजते हैं कि बॉडी जो है प्रॉपरली फंक्शन करे। गॉट इट? ऑल दीज फैक्टर्स जो है मेंटेन द होम्योस्टेसिस। नाउ व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ द एक्शन ऑफ द होम्योस्टेटिक सिस्टम? क्या मैकेनिज्म रहता है होम्योस्टेटिस को मेंटेन करने के लिए बॉडी के अंदर? लेट्स सी। अगर बॉडी के अंदर कोई भी चेंज आता है तो हमारी बॉडी के अंदर सेंसर्स प्रेजेंट होते हैं। सेंसर और वी कैन से डिटेक्टर्स। इस सेंसर जो हैं वो रिकॉग्नाइज कर लेते हैं और वी कैन से डिटेक्ट कर लेते हैं इस डेविएशन को और मैसेज भेज देते हैं हमारे कंट्रोल सेंटर को कि अलर्ट हो जाओ। अब फर्दर जो है ये कंट्रोल सेंटर जो है इंफॉर्मेशन सेंड करता है अपने कंसर्न अफेक्टर्स के पास। कंसर्न अफेक्टर्स का फंक्शन होता है इस डेविएशन को करेक्ट करना एंड दे रिस्टोर द बॉडी टू द नॉर्मलसी। Alright, let's see how it is. Now let's see the body temperature is normal. If it is get deviated somehow, हमारी बॉडी के अंदर जो सेंसर और डिटेक्टर्स प्रेजेंट है वो इस डेविएशन को रिकॉग्नाइज करेंगे और इंफॉर्मेशन सेंड करेंगे हमारे कंट्रोल सेंटर को। कंट्रोल सेंटर जो है कमांड देगा अफेक्टर्स को कि इस डेविएशन को करेक्ट किया जाए। अफेक्टर्स जो है वो करेक्ट कर देंगे और हमारे बॉडी का टेम्परेचर फिर से नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा। दिस इज हाउ इट टेक्स प्लेस। नाउ सी होम्योस्टेसिस जो है वो दो टाइप से होता है, नेगेटिव फीडबैक एंड पॉजिटिव फीडबैक। सो नेगेटिव मोस्टली जो है नेगेटिव फीडबैक की फॉर्म में होता है। फॉर एग्जांपल लाइक बॉडी की पीएच को मेंटेन करना, टेम्परेचर, ऑस्मोलैरिटी, ब्लड प्रेशर एंड हार्मोन कंसंट्रेशन। पॉजिटिव फीडबैक के अंदर आते हैं blood clotting, action potential and parturition factors. Now let's see how it is. If the body temperature is normal, but if somehow it is rises, if the external environment is high, तो बॉडी का टेम्परेचर जो है वो हाई हो जाता है। सो उस टाइम पे हमारी ब्लड वेसल्स जो है वो डायलेट होना शुरू हो जाती हैं and the dilation of the blood vessels is called as the vasodilation. जिसकी वजह से हमारी बॉडी से जो है हीट लॉस होना शुरू हो जाता है एनवायरनमेंट के अंदर। फॉर एग्जाम्पल लाइक हमारे स्वेट ग्लैंड जो है वो स्वेट रिलीज करना शुरू कर देते हैं, दैट इज फ्लूइड काइंड ऑफ, एंड this fluid gets evaporated, and as we all know evaporation causes cooling. All right, and this heat get lost from our body into the environment and the body temperature will become normal. This process is called as the negative feedback mechanism. Now see how if the body temperature falls, अगर बॉडी टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है उस टाइम पे हमारी ब्लड वेसल जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं एंड द कंस्ट्रिक्शन ऑफ द ब्लड वेसल्स इज कॉल्ड एज द वेसोकंस्ट्रिक्शन। ऑलराइट, जब हमारी ब्लड वेसल्स जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती हैं तो हीट जो है वो हमारी बॉडी के अंदर कंजर्व हो जाती है क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर जो है वो गिर चुका है। तो बॉडी को हीट की रिक्वायरमेंट है बॉडी को नॉर्मल स्टेट में लाने के लिए। तो स्वेट ग्लैंड जो है वो हमारी बॉडी से कोई भी स्वेट रिलीज नहीं करती है, हमारी बॉडी जो है वो शिवर करना शुरू कर जाती है। शिवरिंग के दौरान इनवॉलेंट्री
कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल्स का, विच इज नॉट इन आवर कंट्रोल, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में हीट जनरेट होती है और हमारी बॉडी को वार्मनेस फील कराती है. दिस हीट रिटेंशन इज somehow maintains our body temperature. This is how homeostasis takes place in our body. So I hope this video is helpful to you. Share your views in comment section. Do like, share, subscribe to my channel for more videos. Thank you.